छात्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, जो कि महाराष्ट्र का मैसूर का शासक था। हैदर अली के समय में अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य दो युद्ध हुए, जिन्हें प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध 1767 से 1769 और 1780 से 1784 के मध्य हुआ। इसी तरह टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य भी दो युद्ध लड़े गए, जो कि तृतीय और चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हैं। ये युद्ध 1790 से 92 और 1799 में लड़े गए। तो आज हम टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य संबंधों पर बात करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम टीपू सुल्तान के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1749 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। उसके पिता का नाम हैदर अली था और माता का नाम फ़खरुन्निसा था। माना जाता है कि एक मुस्लिम फ़कीर टीपू मस्तान औलिया के आशीर्वाद से टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था, अतः उसका नाम फ़तेह अली टीपू रखा गया। यही फ़तेह अली टीपू इतिहास में अपनी वीरता के कारण टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। जब टीपू शासक बना, उस समय दक्षिण की राजनीतिक स्थिति अत्यंत पेचीदा थी। मैसूर विरोधी राज्य उसके लिए कभी भी कठिनाई खड़ी कर सकते थे। मराठे और निजाम दोनों मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहे थे। अंग्रेज उनके दावे के प्रश्न को लेकर मैसूर के मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे। ऐसी स्थिति में टीपू ने विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने विरोधियों को ललकारने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं टीपू की प्रारंभिक समस्याएं। टीपू की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? इनमें प्रथम थी, दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट थी। दूसरा, मैसूर का अंग्रेज़ों से निरंतर संघर्ष व अंग्रेज़ों का बढ़ता हस्तक्षेप। तीसरा, मराठा व निजाम द्वारा मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करना। इन समस्याओं के समाधान हेतु टीपू ने अन्य राज्यों से राजनीतिक संबंध स्थापित करने तथा विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने विरोधियों को ललकारा। अब हम देखते हैं टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य तृतीय युद्ध, जो कि 1790 और से 1792 तक हुआ। टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अंग्रेज़ों से घृणा करता था। अतः टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विदेशी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। इस हेतु टीपू ने टर्की और फ्रांस से सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। समय के साथ साथ टीपू व अंग्रेज़ों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, कंपनी मंगलौर की संधि से असंतुष्ट थी। तीसरा, टीपू द्वारा सैनिक शक्ति में विस्तार करना। टीपू का अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना, जैसे गंटूर और हैदराबाद। पांचवा, कंपनी द्वारा जारी मित्रों की सूची में टीपू का नाम न होना। छठा, टीपू द्वारा ट्रावणकोर पर आक्रमण। टीपू ने ट्रावणकोर पर 1789 में आक्रमण किया। ट्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। सातवां, कॉर्नवालिस द्वारा टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण। 1790 में मराठा, निजाम और अंग्रेज़ों का एक कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया। आठवां, टीपू द्वारा फ्रांसीसियों से मित्रता का प्रयास करना।
उसने 1787 में फ्रांस में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और एक प्रतिनिधिमंडल कुस्तुनतुनिया तुर्की 1786 में गुलाम अली के नेतृत्व में भेजा। इन परिस्थितियों के कारण टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध छिड़ गया। टीपू द्वारा ट्रावणकोर पर आक्रमण करते ही कॉर्नवालिस ने जनरल केली तथा कर्नल मिंडोज के नेतृत्व में टीपू के विरुद्ध सेना भेजी। प्रारंभ में अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः 1791 में कॉर्नवालिस स्वयं ने सेना का नेतृत्व किया। कॉर्नवालिस का बेंगलोर पर अधिकार हो गया। निजाम भी 10,000 सैनिक लेकर कॉर्नवालिस से आ मिला। मई 1791 में कॉर्नवालिस मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। इसी बीच वर्षा प्रारंभ हो जाने से कॉर्नवालिस को वापस बेंगलोर लौटना पड़ा। अक्टूबर 1791 में कॉर्नवालिस ने पुनः टीपू के विरुद्ध अभियान किया। मराठों की सहायता से 12 महल व नंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 5 फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी की। अंततः विवश होकर टीपू ने अंग्रेज़ों के साथ अपमानजनक संधि कर ली। इस संधि को कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 23 मार्च 1792 को की गई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग अंग्रेज़ों, मराठों व निजाम को समर्पित कर दिया। दूसरा, टीपू ने हैदर अली के समय से पकड़े गए युद्ध बंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। तीसरा, क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार किया। चौथा, टीपू ने अपने 2 पुत्रों मोइजुद्दीन व अब्दुल खलीक को अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार किया। अब इस युद्ध का महत्व क्या है ये देखते हैं। मैसूर राज्य की आर्थिक संपन्नता और सुरक्षात्मक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। 30 लाख पाउंड की क्षतिपूर्ति व आधा राज्य हाथ से निकल जाने के कारण मैसूर की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो गई। टीपू के लिए अब विशाल सेना रखकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना असंभव हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में 1799 में चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तों ने चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध को आमंत्रित कर दिया। टीपू के हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए, जिसके अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम में सुदृढ़ किलेबंदी की। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी। अनेक नए दुर्गों का निर्माण कराया। नए सैनिकों की भर्ती कर सेना का पुनर्गठन किया। विद्रोहियों को दंडित किया। धन प्राप्ति के लिए प्रजा से बलपूर्वक धन वसूल किया। अब युद्ध के अन्य क्या कारण थे उनके बारे में हम बात करते हैं। टीपू द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध शक्ति में वृद्धि करना, टीपू द्वारा सैनिक राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना, मैसूर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना, टीपू द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना, जैसे फ्रांस, कुस्तुनतुनिया, अफ़गानिस्तान। टीपू द्वारा अपनी सेना में फ्रांसीसियों की नियुक्ति करना। पेरिन नामक फ्रांसीसी अधिकारी की उसने अपनी सेना में नियुक्ति की। टीपू व नेपोलियन के बीच संबंध स्थापित होने का भय। टीपू द्वारा अपने राज्य में 99 फ्रांसीसी अधिकारियों को सार्वजनिक सम्मान करना। वेलेज़ली टीपू द्वारा फ्रांसीसी अधिकारियों के सम्मान को युद्ध का प्रमुख कारण मानता था। वेलेज़ली अकेला टीपू पर आक्रमण नहीं करना चाहता था, अतः उसने मराठा व निजाम को साथ मिलाकर त्रिगुट का निर्माण किया। अंततः फरवरी 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब हम देखेंगे आंग्ला मैसूर चतुर्थ युद्ध का घटनाक्रम। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गवर्नर जनरल वेलेज़ली ने जनरल हैरिस आर्थर वेलेज़ली तथा जनरल स्टुअर्ट को सौंप दिया। 5 मार्च 1799 में सिद्धेश्वर का युद्ध हुआ, जिसमें टीपू पराजित हुआ। 27 मार्च 1799 में मलाबली का युद्ध हुआ, जिसमें भी टीपू पराजित हुआ। अंततः 7 अप्रैल 1799 को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। विकट स्थिति में टीपू ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जनरल हैरिस ने टीपू पर अपमानजनक शर्तें थोपने का प्रयास किया,
जिसका टीपू ने कोई उत्तर नहीं दिया। 5 मई 1799 को राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और टीपू इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। इस प्रकार मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब हम देखेंगे टीपू का मूल्यांकन, उसके चरित्र पर हम प्रकाश डालेंगे। भारतीय इतिहास में टीपू सुल्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वस्तुतः टीपू स्वाधीनता का प्रेमी था तथा अंग्रेजों के प्रति घृणा उसे विरासत में मिली थी। अंग्रेज भी उससे भयभीत थे तथा आतंकित थे, क्योंकि उन्हें टीपू के व्यक्तित्व में नेपोलियन के दर्शन होते थे। इस कारण वे टीपू को अपना प्रबल शत्रु मानते थे। टीपू में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी, इसलिए उसने दूरस्थ फ्रांस और अन्य मुस्लिम राज्यों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे कि तत्काल सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी। उसने अपने पड़ोसी राजाओं से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, जिनसे कि तत्काल सहायता मिल सकती थी। टीपू अपने पिता के समान अपने विरुद्ध निर्मित शत्रु के शक्तिशाली संघ को तोड़ने में असमर्थ था। टीपू दम्भी भी था, इसलिए वह कभी कभी अपने सेना नायकों की सलाह को ठुकरा देता था, जिसका बड़ा अनिष्टकारी परिणाम होता था। इसके अतिरिक्त उसने फ्रांसीसियों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा कर लिया था। टीपू में सैन्य संचाल करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। शत्रु पर आक्रमण करने वह बहुत निपुण था। कूटनीति में भी वह दक्ष था। वह जानता था कि फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के प्रबलतम शत्रु हैं, अतः उसने फ्रांसीसियों को अपने पक्ष में कर लिया। नेपोलियन के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अन्य मुस्लिम राज्यों की सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया। टीपू साहसी था और कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करने वाला सेनापति था। संक्षेप में भारतीय शासकों में से वही अकेला शासक था जिसने बिना किसी समझौते के अंग्रेजों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। टीपू ने अश्वारोही सेना की अपेक्षा कर भारी भूल की। उसने अपनी कमज़ोर पैदल सेना और किलेबंदी पर अधिक बल दिया और ये दुर्ग अंग्रेजी तोपों के सामने कमज़ोर साबित हुए। टीपू की एक अन्य भूल यह थी कि उसने आक्रामक नीति को त्याग दिया और उसके स्थान पर रक्षात्मक नीति को अपना लिया। टीपू अपने पिता के समान एक योग्य और परिश्रमी शासक था। इतिहासकार मिल ने लिखा है कि आंतरिक शासन की दृष्टि से उसकी तुलना पूर्व के किसी भी महान शासक से की जा सकती है। उसके राज्य में किसान बड़े सुखी थे तथा कृषि बड़ी उन्नत अवस्था में थी। टीपू पर आरोप लगाया जाता है कि लोग उसके धर्म को नहीं मानते थे, उनके प्रति वह निर्दयी था। परंतु यह कहना कि टीपू गैर मुसलमानों के प्रति पूर्णतः अमानवीय हो गया था सही नहीं है। स्वयं बावरिंग ने लिखा है कि टीपू ने मृत्यु से पहले जब उसे अपना पतन निश्चित दिखाई देने लगा तो उसने उससे बचने के लिए ब्राह्मणों से पूजा और मंत्रोच्चार कराया। इससे स्पष्ट होता है कि उसके रूढ़िवादी इस्लाम में सहनशीलता को भी स्थान प्राप्त था। वास्तव में टीपू ने शासन के उच्च पदों पर हिंदुओं को भी योग्यता अनुसार नियुक्त किया था। यद्यपि टीपू परिस्थितिवश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि वह एक वीर, योग्य, साहसी, प्रजाहितैषी एवं उच्च कोटि का देशभक्त था। अपने जीवन के अंतिम समय तक वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा और लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु विदेशी सत्ता के समक्ष घुटने टेक कर अपनी स्वाधीनता का बलिदान करना उचित नहीं समझा। उसकी मृत्यु एक आदर्श वीर की मृत्यु थी। भारत की स्वाधीनता के रक्षकों में उसका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा।
तो छात्रों, ये थे टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुए 2 युद्धों का वर्णन। उसमें किस तरह टीपू ने अंग्रेज़ों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय शक्तियों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ मिल जाने के कारण टीपू पराजित रहा और मैसूर को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। थैंक यू, धन्यवाद।